यूएसए ने सैंक्शन लगाया था ना रशियन ऑयल पे, वो यूक्रेन की पीस के लिए नहीं है, बल्कि उनका खुद का रियल मोटिव है उसके पीछे कि अपनी शेल इंडस्ट्री जो उनकी स्ट्रगल कर रही है उसको कैसे वो रिवाइव कर सकते हैं, ऐसा ये आर्टिकल कहता है। और ये आर्टिकल है हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट का, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इंस्टीट्यूट का आर्टिकल है, जिसमें ये बोला है कि यूएसए ने क्या किया है कि यहाँ पे जो रशिया की जो दो बड़ी कंपनीज थी, रूसनेफ्ट और लुक ऑयल, वो जो प्रोड्यूस करती थी 57% रशिया का जो क्रूड ऑयल उस पर बैन लगा दिया है। और उसकी वजह से ग्लोबल जो ऑयल के प्राइसेस थे वो 7.5% बढ़ गए, जो कि $61 पर बैरल पहले बिकता था वो $65.6 पर बैरल बिक रहा है, और आगे फ्यूचर में हो सकता है कि वो और बढ़ जाए। तो वहाँ पे यही है कि उनका रियल मोटिव, उनकी जो शेल गैस की जो शेल इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रही है, तो उसके बारे में ही है। अब यहाँ पे यूएस ने जो सैंक्शन लगाया है, तो उसने क्या बोला है कि यूएस ने सैंक्शन लगा दिया है कि जो भी कंट्री या कोई भी कंट्री, कंपनी या कोई भी स्पेशली डेजिग्नेटेड नेशनल्स हो या कोई पर्सन है, वो उन्होंने इनलिस्ट कर दिया है कि यूएस जो उनका ओएफएसी एक बॉडी है वो कहीं ना कहीं कट ऑफ कर देगी उनको स्विफ्ट से। तो हम स्विफ्ट देख लेते हैं कि क्या होता है। स्विफ्ट है हमारा एक सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेट फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये ग्लोबल नेटवर्क है और ये एक मैसेजिंग सिस्टम बनाया गया बैंक्स के लिए, दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए अराउंड द वर्ल्ड। ये मनी सेटल नहीं करता है खुद से, बट ये इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है कि कैसे देना है, कैसे फंड्स को रिसीव करना है, और ये कंट्रोल किए जाते हैं स्विफ्ट जो है वो 10 कंट्रीज के द्वारा। स्विफ्ट में कौन कौन सी G10 की जो कंट्रीज हैं वो देख लेते हैं। तो G10 में सबसे पहला हमारा कंट्री का नाम आ जाता है बेल्जियम। बेल्जियम के बाद आता है कनाडा। कनाडा के बाद फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, नीदरलैंड, यूएसए और स्वीडन। तो ये हमारी 10 कंट्रीज है, इन 10 कंट्रीज के मैनेज की जाती है स्विफ्ट। तो अब इन्होंने क्या किया है, ये बोल रहा है कि अगर कोई भी कंट्री या कोई कंपनी कुछ भी अगर अगर सैंक्शन के बाद भी अगर रशिया के साथ ऑयल बाई कर रहा है तो वो इसे पूरी तरीके से बैन कर देंगे और कट ऑफ कर देंगे स्विफ्ट से। और ये कहीं ना कहीं ग्लोबल नेटवर्क है जिसे यूज करते हैं हम लोग क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए। अगर कोई भी कंट्री अगर मान लो रशिया से ऑयल बाई कर रही है तो उसको क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए तो उसको ये स्विफ्ट को यूज करना पड़ेगा ना। तो अगर आप स्विफ्ट से ही कट ऑफ कर लोगे तो आपका जो डिजिटल ऑपरेशन हो रहा है वो कहीं ना कहीं बैन हो जाएगा। तो अब आप एक्सेस ही नहीं कर पाओगे, तो आपका जो नेशन का जो दूसरा ट्रेड है, मान लो अगर आप सैंक्शन कर दिए गए तो अगर आप किसी दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हो, जैसे मान लो इंडिया रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है और इंडिया को स्विफ्ट से बैन कर दिया गया, तो इंडिया अगर यूके के साथ भी अगर ट्रेड करेगा तो उसका पूरा जो ओवरनाइट जो ट्रेड है वो कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से इम्पैक्ट पड़ेगा उसके ऊपर। तो यहाँ पे यही बोला है कि वो केवल इंश्योरेंस, शिपिंग और टेक्नोलॉजी सिस्टम, ये पूरी तरीके से और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जहाँ पे वो इम्पैक्ट आ सकता है। तो वो फोर्स कर रहे हैं कि जो भी रिफाइनरीज हैं, शिपिंग लाइन्स हैं, सॉफ्टवेयर वेंडर से लेके पूरी तरीके से ये फैक्टर जो है वो एक दूसरे से सब इंटरलिंक्ड है। तो यूएसए ने अगर कोई कंपनी ब्लैकलिस्ट कर दी तो बहुत कम ही ऐसी कंपनी या कंट्रीज होंगी जो कि इंगेज करेंगे रशिया के साथ, जैसे कि यहाँ पे चाइना के अलावा और कोई कंपनी नहीं करे। और इंडिया ने भी एक लेसन लर्न कर लिया है। जैसे गुजरात बेस्ड जो नायरा एनर्जी की जो कंपनी थी वो कहीं ना कहीं एक रिफाइनरी कंपनी है जिसमें रशियन शेयर होल्डिंग है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने सस्पेंशन कर दी थी अपने सर्विसेज का, तो उसकी वजह से उनके जो डिजिटल ऑपरेशन होते थे, ट्रांजेक्शन के लिए यूज किए जाते थे, वो हफ्तों तक इनके बंद हो गए थे। तो ये कहीं ना कहीं जो एक देखते हैं कि जो सैंक्शन है वो केवल ऐसा नहीं कि ऑयल बैरल तक ही है, वो ऑयल बैरल से सॉफ्टवेयर सिस्टम तक चला जा रहा है। तो अगर यूएसए अगर किसी की भी कंट्री की इकोनॉमी को अगर चोक करना होगा तो उसे वॉरशिप की जरूरत नहीं है, वो सॉफ्टवेयर से भी कर सकता है, सर्वर से भी कर सकता है और पेमेंट के कोड से भी कर सकता है। तो यहाँ पे चाइना के अलावा और यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है रशियन ऑयल से जो अभी खरीद है। तो यूएसए का बेसिकली गोल यही था कि रशिया को स्टार आउट कर दो, पैसे जो इन्फ्लक्स हो रहा है उनके पास वो कम हो जाएगा तो शायद यूक्रेन में पीस आ जाए। बट ऐसा उनका रियल मोटिव ही नहीं है। यूएसए का रियल मोटिव ये है कि वो रशियन ऑयल जो खरीद रहे हैं, जो भी बाय कर रहे हैं, बस उसको डिफिशियंसी कम करके जो उनका जो शेल ऑयल का वो चल रहा है, एफर्ट चल रहा है, वो उसको रिड्यूस करना चाहते हैं कि जो शेल ऑयल की जो इंडस्ट्री इनकी स्ट्रगल कर रही है उसको रिवाइव कैसे करेंगे, ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे अब इनका मोटिव क्या है, अगर मान लो पीस लाना चाहते हैं तो वो जो वेपन्स बेच रहे हैं यूक्रेन को वो कम हो जाने चाहिए, या जो स्टारलाइन इंटरनेट सपोर्ट मिल रहा है कहीं ना कहीं यूक्रेन के जो वॉर एफर्ट है उसको वो और इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे यूक्रेन को इन्होंने $150 बिलियन का इन्होंने वेपन्स बेचे हुए हैं आफ्टर जब से स्टार्ट हुआ वॉर। तो इन्होंने वॉर को एक बिजनेस बना दिया है। और यहाँ पे ये बोला भी गया है कि यूएस का जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट है और ये जो लॉजिस्टिक है, एनर्जी एक्सपोर्ट है, वो सब बूम कर रहा है। और जो इकोनॉमिस्ट है जेफरी शेस, उन्होंने ये भी बोला है कि जो रशिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो केवल 2022 से नहीं चल रहा है, बल्कि एक नेटो का जो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन जब से स्टार्ट हो गया है कि आप रशिया के जितना पास लेते चले जा रहे हो, कंट्री का एक्सपेंशन करते चले जा रहे हो नेटो की पॉलिसी के अगेंस्ट लेके, तो उसमें रशिया हमेशा उसका अपोज करता है। तो यहाँ पे सैंक्शन जो है वो कहीं ना कहीं कम मोरल प्रिंसिपल है और ज्यादा यहाँ पे पावर और प्राइस की बात हो रही है, कितनी पावर और प्रेस्टीज यहाँ पे यूएसए की शो कर रहा है। तो रियल गोल क्या है, यूएसए की शेयर को कैसे ये रेस्क्यू करना चाहते हैं। सिंपल है कि यहाँ पे इनकी जो खुद की जो शेल ऑयल इंडस्ट्री है वो स्ट्रगल कर रही है,
तो ज़्यादातर जो यूएस का जो क्रूड है वो आता है लाइट और स्वीट सेल ऑयल, जो कि प्रोड्यूस होता है कहीं ना कहीं फ्रैकिंग, और जो जो रॉक को ब्लास्ट करते हैं ना हाई प्रेशर वाटर से या सैंड से या केमिकल से, और जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग होती है उससे आता है। तो इनके पास कोई ट्रेडिशनल वेल्स ज़्यादा नहीं है, जैसे ज़्यादातर जो ऑयल्स रशिया में या जो ओपेक कंट्रीज हैं मिडिल ईस्ट में, उनके पास जो ट्रेडिशनल वेल्स हैं। तो जब आपके पास ट्रेडिशनल वेल्स नहीं होते तो जो आप ये एक्सट्रैक्शन करते हो उसका डिक्लाइनिंग रेट जो होता है वो बहुत फास्ट होता है। तो यहाँ पे ये चाहते हैं कि $55 पर बैरल के ऊपर रहेगा, तब हम जो अमेरिका में जो शेल जो इंडस्ट्री है वो सर्वाइव कर पाएगी। तो अब इसको ये इंक्रीज करने के लिए क्या कर रहे हैं कि रशिया की जो दो ऑयल बड़ी कंपनीज थी, रूसनेफ्ट और लुकोइल, जो कि 1/10 ऑयल जो है वो वर्ल्ड में सपोर्ट, मतलब वर्ल्ड में ये एक्सपोर्ट करते थे। तो अगर आप इनके ऊपर बैन कर दोगे तो कहीं ना कहीं सप्लाई में स्कैरसिटी आ जाएगी, और जब सप्लाई में स्कैरसिटी आएगी तो प्राइसेस जो है वो हमने देख लिया कि बूम कर गए, वहाँ पे 7.5% से बढ़ गए। तो ये केवल सिंपल इस स्कैरसिटी का फायदा उठाना चाहते हैं, और ये प्राइस अगर बढ़ेगा तो इनकी जो इंडस्ट्री है वो सर्वाइव कर पाएगी। तो अमेरिका ये चाहता है कि वर्ल्ड जो है वो दुनिया इनसे ऑयल खरीदे, ऑयल और पेट्रोलियम के प्रोडक्ट, ना कि रशिया से, भले इनके पास बेचने के लिए उस लेवल पे है नहीं। तो यहाँ पे यूएस की सप्लाई में इसमें देख लेते हैं कि यूएस एक्सपोर्ट करता है $298 बिलियन का पेट्रोलियम, और उसने इंपोर्ट किया $246 बिलियन का। बट कहीं ना कहीं नंबर जो है वो $60 बिलियन का जो क्रूड ऑयल डेफिसिट है वो कहीं ना कहीं नंबर गलत दिखाता है, और यूएसए जो है वो ज़्यादा इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल को, जैसे कि $174 बिलियन, और ज़्यादा इंपोर्ट करता है 246 से। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि यूएसए प्रोड्यूस करता है लाइट और स्वीट्स जो सेल ऑयल होता है, वो ज़्यादातर जो रिफाइनरीज होती हैं होम में या जो बाहर, वो कन्फिगर्ड की जाती है हैवियर ग्रेड्स के लिए। तो अमेरिका ये चाहता है कि वो एक्सपोर्ट करे लाइटर क्रूड, जो भी मान लो उनके यहाँ पे कंट्री में प्रोड्यूस होता है, जो हल्का जो क्रूड होता है वो एक्सपोर्ट कर देते हैं ये लोग यूरोप और एशिया में, और ये इंपोर्ट करते हैं हैवियर, जो कि उनकी खुद की जो डोमेस्टिक रिफाइनरीज है ना उनको चलाने के लिए। तो ये खुद इंपोर्ट कर रहे हैं हैवियर वाली, और ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं लाइटर वाली यूरोप और उसको। तो यहाँ पे ऐसा कोई रिफाइनिंग कैपेसिटी नहीं है, अमेरिका टर्न ऑफ भी नहीं कर रहा है कि फिनिश प्रोडक्ट को। तो यहाँ पे ये बस मिसमैच को वो करना चाहते हैं कि कैसे हम दूसरी कंट्रीज के साथ, इन्होंने प्लेज भी कर लिया है कि आप हमसे खरीदिए। तो जैसे यूरोपियन यूनियन ने क्या किया कि 750 बिलियन का यूएस ऑयल, गैस और न्यूक्लियर इंपोर्ट में 3 साल के लिए प्लेज कर दिया है। जापान भी बोला है कि बाई करेगा, वो कहीं ना कहीं खरीदेगा $7 बिलियन LNG हर साल। तो यूके ने भी लॉक किया है 10 साल के LNG डील, जो कि 2028 से स्टार्ट होगी। उसी तरह वियतनाम और थाईलैंड ने भी कॉन्ट्रैक्ट किया है, 2040 तक ये खरीदेंगे। तो वल्नरेबिलिटी क्या है, मतलब यहाँ पे कि जो भी ओपेक प्लस जो कंट्रीज है उनका भी कहीं ना कहीं आउटपुट तो है, उनके पास भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो डिसरप्शन हो रहा है, अब ये जो टैरिफ चल रहा है उसकी वजह से जो धमकी दे रहे हैं यूएसए वाले कि स्विफ्ट जो प्लेटफॉर्म है हम उससे हटा देंगे कंट्रीज को, अगर किसी ने भी ट्रेड अगर रशिया से किया। तो यहाँ पे ये रिवाइव कैसे करेंगे, अपनी सेल इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए पनिश कर रहे हैं रशिया को। और इन्होंने क्या किया है कि जो दूसरे प्रोड्यूसर्स हैं जैसे सऊदी अरेबिया, वेनेजुला, और इनके साथ कहीं ना कहीं एक म्यूचुअली ये डिसाइड कर रहे हैं कि हम कैसे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और जो ऑयल के प्राइसेस हैं उनको मैनेज कर सकते हैं। तो इस क्राइसिस के लिए जो इंडियन रिफाइनर्स है उन्होंने भी कहीं ना कहीं जो रशिया से जो क्रूड ऑयल परचेज करते थे वो कहीं ना कहीं कम कर दिया उन्होंने, कि यूएस का जो सैंक्शन है वो ऊपर से इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। और इंडिया ने लेसन लर्न कर लिया है, जो नायरा एनर्जी का हमने देखा है। तो इंडिया यहाँ पे रेजिस्ट कर रहा है कि जो यूएस का टैरिफ है, बट सैंक्शंस क्या है ना, बहुत हार्डर है कि आप इग्नोर नहीं कर सकते। उसी तरह इंडिया भी इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि पहले जो रिफाइनरीज थी, अब बैंक भी तो रिलाई हो गए हैं कि अमेरिका, जैसे लिनक्स है वो बहुत कॉमन है। उसी तरह 1985 में क्या था कि इंडिया प्रोड्यूस करता था 85%, जो भी उसको ऑयल कंजप्शन था वो। आज क्या है, 85% इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट करता है, इम्पोर्ट करता है सॉरी। तो वो जब उसको आप एक्सप्लोर जो कर रहा है या नेग्लेक्ट नहीं कर सकते ना आप, अगर सैंक्शन लगा रहे हैं उसको। तो ये ग्लोबल जो ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव का आर्टिकल है वो यही बता रहा है कि अनकंफर्टेबल जो ट्रूथ है इस वॉर का वो यही है कि यूएस का जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट है और जो उनका लॉजिस्टिक और जो एनर्जी एक्सपोर्ट है वो सब बूम कर रहे हैं, इससे यूएसए को ही बेनिफिट हो रहा है।